दोस्तों कहते हैं कि शांति का सबसे अच्छा तरीका युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है। और दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम अपने दोस्त तो चुन सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। और दोस्तों आप तो जानते हैं कि हमारे पड़ोसी कैसे हैं, चाइना और पाकिस्तान जैसे। और इन जैसे पड़ोसी होने के कारण एक मजबूत मिलिट्री, एक मजबूत डिफेंस हमारी जरूरत हमेशा बनी हुई रहती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज का विश्लेषण करने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आंकड़ों के आधार पर आपको यह बताने की कोशिश भी करूंगा कि हम चीन और पाकिस्तान के मुकाबले कहां पे हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे जो भी बात करूंगा वो सटीक आंकड़ों के आधार पर बात करूंगा। दोस्तों सबसे पहले ये मैं बता दूं कि एक संस्था है ग्लोबल फायर पावर। ये वर्ल्ड लेवल की संस्था है जो काफी समय से विश्व के देशों का मिलिट्री कैपेबिलिटीज का विश्लेषण करती है। दोस्तों 2024 में इसने विश्व के 145 देशों के मिलिट्री कैपेबिलिटीज का विश्लेषण किया है और अपने सटीक आंकड़े दिए हैं। मैं इन आंकड़ों के आधार पर आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो क्या है, कहां पे है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर युद्ध हुआ तो निश्चित रूप से हमारे जो दो आर्क राइवल हैं चीन और पाकिस्तान, यही इन्हीं दो देशों से हमें सबसे ज्यादा खतरा है। तो अगर युद्ध हुआ तो इन दो देशों के मुकाबले में हम कहां बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले ये मैं बता दूं कि एज पर ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, यानी ग्लोबल फायर पावर ने जो रैंकिंग दी है उसमें टोटल मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे हमारा विश्व में चौथा स्थान है, यानी हम विश्व में 4th नंबर पे हैं। जो पहले 3 देश है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दूसरे नंबर पे देश है वो है रसिया, जो तीसरे नंबर पे देश है वो है चाइना, और भारत के रैंकिंग जो है 4th है। दोस्तों यहाँ पे आप एक बात ध्यान देंगे कि जब भी हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो हम इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों सेनाओं के संयुक्त बल की बात करते हैं। यानी कि जब भी मैं ये बोलूंगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस का क्या स्थान है तो आप कृपया ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैं इन तीनों सेनाओं के बारे में बोल रहा हूँ, सेना के इन तीनों अंगों के बारे में बोल रहा हूँ। दोस्तों तो चलिए सेना के इन तीनों अंगों के बारे में मैं अलग अलग विश्लेषण करता हूं और देखता हूं कि हम पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में कहां बैठते हैं और वर्ल्ड में भी हम कहां बैठते हैं। दोस्तों जो इंडियन आर्म फोर्सेस में जो टोटल एक्टिव मैन पावर है उनकी संख्या है 14,55,000, यानी 14,55,000। इसके अलावा जो टोटल रिजर्व फोर्सेस है उनकी संख्या 11,55,000 है। साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी है उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी हमेशा से साथ मिलता है। तो दोस्तों जो टोटल पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि भारत की सेना में है, उनकी संख्या है 25,26,000, यानी 25,26,000 के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों अगर हम चीन की आर्मी की बात करें तो उनके पास जो टोटल एक्टिव आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी संख्या है 20,55,000, यानी कि भारत के जो टोटल पर्सनल्स हैं उनसे लगभग 5-6 लाख की संख्या उनकी ज्यादा है। पाकिस्तान के पास जो टोटल एक्टिव आर्म फोर्सेस हैं उनकी संख्या 6,54,000, यानी कि पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव फोर्सेस अवेलेबल हैं जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लिए काम करते हैं। अगर हम यहाँ पे आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि हमारे बलों की संख्या पाकिस्तानी बलों की संख्या से काफी ज्यादा है, लेकिन चीन से हम पीछे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि टोटल रिजर्व फोर्सेस में, टोटल पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम चीन से काफी आगे हैं। चलिए दोस्तों अब हम अलग अलग विश्लेषण करते हैं इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन आर्मी का और इंडियन नेवल फोर्सेस का। साथ ही साथ हम ये देखेंगे हमारे जो आर्क राइवल है चीन और पाकिस्तान वो कहां पे ठहरते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। दोस्तों जो टोटल एयरक्राफ्ट इंडियन आर्म फोर्सेस के पास अवेलेबल है उनकी संख्या है 2296। इसमें 606 फाइटर जेट्स हैं। दोस्तों अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन के पास टोटल अवेलेबल एयरक्राफ्ट हैं 3304, जिसमें से मोर देन 1200 यानी कि 1204 एयरक्राफ्ट जो हैं वो फाइटर जेट्स हैं। दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो टोटल एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं उनकी संख्या 1434, जिसमें 387 एयरक्राफ्ट जो है वो फाइटर जेट्स हैं। दोस्तों अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें सिर्फ एयरफोर्स में तो भारत का स्थान चौथा है। जो पहले नंबर पे जो कंट्री है वो ऑब्वियसली यूएस है, जो दूसरे नंबर पे है वो रसिया है, तीसरे नंबर पे चाइना है और भारत का स्थान चौथा है। पाकिस्तान इस सूची में 6ठे स्थान पे आता है। चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि थल सेना में यानी इंडियन आर्मी के पास कितनी कैपेबिलिटी है और इंडियन आर्मी की रैंक कहां पे है और इंडियन आर्मी कहां ठहरती है। दोस्तों टोटल टैंक्स जो इंडियन आर्मी के पास अवेलेबल हैं उनकी संख्या है 4640।
इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास 114 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी अवेलेबल है और 3214 टावर्ड आर्टिलरी अवेलेबल है। अगर हम चाइना की बात करें दोस्तों, तो चाइना के पास 5000 के आसपास टैंक्स अवेलेबल हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो चाइना के पास अवेलेबल है उनकी संख्या 3850 के आसपास, और जो टावर्ड आर्टिलरी चाइना के पास अवेलेबल है उनकी संख्या 1434। अब हम पाकिस्तान के पास आते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के पास जो टोटल टैंक्स अवेलेबल है उनकी संख्या 3742। इसके अलावा पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या है 752, और जो टावर्ड आर्टिलरी पाकिस्तान के पास अवेलेबल है उनकी संख्या 3230। दोस्तों अगर हम विश्लेषण करेंगे इन आंकड़ों का तो हम ये पाएंगे कि भारत यद्यपि पाकिस्तान से आगे है लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं है। यानी कि पाकिस्तान नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहा है भारत को, लेकिन चाइना जो है वो भारत से आगे है। निश्चित रूप से दोस्तों भारत सरकार को ये बात सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अगर युद्ध की स्थिति हुई तो हम किन तरीकों से पाकिस्तान पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हम अपने जो आर्टिलरीज हैं, कैसे जो हम अपने टैंक्स की संख्या है, इनकी संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं नेवी की तरफ, क्योंकि नेवी हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। और जो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान को पराजित करने में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के साथ इंडियन नेवी का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों इंडियन नेवी के पास जो टोटल एसेट्स अवेलेबल हैं उनकी संख्या है 294, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अवेलेबल हैं और 18 सबमरीन्स अवेलेबल हैं। दोस्तों चाइनीज नेवी के पास जो टोटल एसेट्स है उनकी संख्या है 730, जिसमें भारत की तरह है उनके पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल हैं। इसके अलावा भारत की तुलना में उनके पास सबमरीन्स ज्यादा है, उनके पास टोटल 61 सबमरीन्स है। दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की बात करें, दोस्तों जो पाकिस्तानी नेवी है उनके पास टोटल एसेट्स जो है उनकी संख्या 114, उनके पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल नहीं। भारत और चीन के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल है, बट पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल नहीं है। उनके पास जो टोटल सबमरीन्स है उनकी संख्या है 8। यानी कि अगर हम आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो भारत की नेवी है वो पाकिस्तान की नेवी की तुलना में काफी ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि चीन का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी नेवी को और भी शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। दोस्तों अब हम टोटल डिफेंस बजट की बात करते हैं, क्योंकि जो सेना का मॉडर्नाइजेशन जो होता है वो डिफेंस बजट के आधार पर ही होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टोटल डिफेंस बजट की, कि भारत का स्थान कितना है, भारत अपने डिफेंस बजट पे कितना खर्च करता है, कौन सा देश विश्व में पहले स्थान पर है, और पाकिस्तान और चीन का नंबर कितना है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप ये बात आसानी से गेस कर सकते हैं कि पूरे विश्व में पहला नंबर यूएसए का है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। अमेरिका का जो टोटल डिफेंस बजट है वो $831 मिलियन है, और जो चीन का डिफेंस बजट है वो $227 मिलियन। यूएस का जो डिफेंस बजट है वो चीन के बजट की तुलना में भी काफी ज्यादा है। भारत का जो टोटल डिफेंस बजट है वो है $74 मिलियन, और भारत का जो टोटल डिफेंस बजट है वो पूरे विश्व की अगर हम रैंकिंग को देखें तो भारत का स्थान चौथा है। हालांकि दोस्तों एक अफसोस की बात यहाँ पे ये है कि भारत का जो टोटल डिफेंस बजट है उसका 28% ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होता है, यानी कि नए नए उपकरण लेने पे खर्च होता है। बाकी का जो 72% है वो सैलरी और पेंशन पे खर्च होता है। और ये जो इतना बड़ा बजट है भारत का डिफेंस का, उसका एक बड़ा हिस्सा हम और आप जैसे टैक्स पेयर के पैसों से आता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों एक टैक्स पेयर होने के नाते हमें इस बात का गर्व करना चाहिए कि हमारे पैसे भारत की सीमाओं की रक्षा के काम आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का बजट भारत के रक्षा बजट की तुलना में काफी कम है। जो पाकिस्तान का टोटल डिफेंस बजट है वो है $6.34 मिलियन, यानी भारत और चीन की तुलना में पाकिस्तान का रक्षा बजट काफी कम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो दूसरे देशों के डिफेंस बजट की तरह सही दिखाया भी नहीं जाता। वहां पे काफी सारा डिफेंस बजट जो है वो बैकडोर से भी पाकिस्तान की आर्मी ले जाती है। दोस्तों अगर हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इंडियन आर्म्ड फोर्स जो है वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स की तुलना में काफी ज्यादा बड़ी है, काफी ज्यादा शक्तिशाली है। उनके पास बेहतर हथियार है, ज्यादा आर्मी पर्सनल्स है, और निश्चित रूप से आर्मी स्पेंडिंग्स भी, डिफेंस बजट भी भारत का पाकिस्तान की तुलना में काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम चीन की बात करेंगे तो दोस्तों आपको यह बात समझना पड़ेगा कि निश्चित रूप से चीन का डिफेंस बजट, जो उनके आर्मी पर्सनल्स है, जो उनके पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हैं, वो भारत के एयरक्राफ्ट की तुलना में या भारत के डिफेंस बजट की तुलना में काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज के जो युद्ध हैं वो निश्चित रूप से सिर्फ नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल्स या नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, नंबर ऑफ फाइटर जेट्स के आधार पर नहीं लड़े जाते हैं।
आज के जो युद्ध है वो काफी मॉडर्न युद्ध है और आज के युद्ध में वही सेना जीत सकती है जो एक मॉडर्न सेना हो। दोस्तों, भारत सरकार अपनी सेना को मॉडर्न करने पर काफी ध्यान दे रही है। हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। हमारे पास ब्रह्मोस और अग्नि जैसे मिसाइल है। ब्रह्मोस दोस्तों एक हाइपरसोनिक सुपरसोनिक शॉर्ट एंड मीडियम रेंज की मिसाइल है, जबकि अग्नि जो है वो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। दोस्तों, अग्नि 6 जो निश्चित रूप से कुछ ही समय में परीक्षण होने जा रहा है, इसकी कैपेबिलिटीज का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 12,000 किलोमीटर के लक्ष्य को भेदने में सफल होगा। यानी कि दोस्तों, हम यहाँ बैठे बैठे चीन के किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अपने एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए हमने अभी अभी फ्रांस से राफेल जेट खरीदे हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत भारत सरकार डीआरडीओ और इसरो की मदद से भारत में ही लाइट एयरक्राफ्ट बनाने का काम कर रही है और ये भी काफी उन्नत होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो 4th जनरेशन के हैं, जबकि वर्ल्ड के जो बेस्ट फाइटर जेट्स है वो 5th जनरेशन की ओर चले गए हैं। जो रसिया, चाइना और यूएस है उनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बदल रही है और अगर हम चाइना का मुकाबला करना चाहेंगे तो हमें निश्चित रूप से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे जल्दी से जल्दी काम करके उन्हें डेवलप करना पड़ेगा। और भारत के पास एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी है। भारत सरकार ने यह टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और 2019 में भारत सरकार ने इसका सफल परीक्षण भी किया। दोस्तों, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो आज की तारीख में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दौर सूचनाओं का। अगर हम दूसरे देश के सैटेलाइट को ध्वस्त कर देते हैं, उन्हें मार गिराते हैं, तो सूचनाओं का ही आदान प्रदान रुक जाएगा। दोस्तों, जो आज के युद्ध लड़े जाएंगे वो निश्चित रूप से इन टेक्नोलॉजीज पे लड़े जाएंगे और भारत सरकार के पास यानी भारत के पास एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है और ये विश्व के भारत के अलावा विश्व में सिर्फ और सिर्फ 3 और देशों के पास है, यूएस, चाइना और रशिया के पास है। और किसी भी देश के पास एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आज की तारीख में नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, भारत का जो रडार सिस्टम है वो भी काफी डेवलप है और इस देश में जो सबसे अग्रणी देश है इजराइल, हम उनके साथ मिलकर रडार टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एंटी डिफेंस सिस्टम भी हमारा काफी मजबूत है। हमने पिनाक और नाग जैसे कई सारे ऐसे अस्त्र इजाद किए हैं जो एंटी डिफेंस के लिए हमारे काम आते हैं और दोस्तों, यहाँ पे भी भारत इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोस्तों, निश्चित रूप से हमारी आर्मी काफी शक्तिशाली है और हर खतरे से निपटने के लिए सक्षम है। लेकिन तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में, तेजी से बदलते हुए टेक्नोलॉजी में भारत सरकार को ये चाहिए कि वो अपने आर्मी का, अपने आर्म फोर्सेस का और तेजी से मॉडर्नाइजेशन करे और निश्चित रूप से पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं आने दे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।